वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बसंत हिंदी की बुक के पाठ 13 की आगे की एक्सरसाइज करेंगे। पिछली वीडियोस में आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। अब आज हम आगे की भाषा की बात के बारे में पढ़ेंगे और अनुमान और कल्पना का पार्ट जो रह गया था उसको लेंगे। ओके। एक तिनका क्या है, एक कविता है जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी ने लिखी है। तो चलते हैं, आगे बढ़ें। अनुमान और कल्पना का पहला पार्ट आप कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ये आपकी कविता में लाइनें आई थी कि ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी तो समझने मुझे ताने दिए। समझने यानी कि व्यक्ति की बुद्धि ने। क्यों? क्योंकि जब वो ऐंठ में अपने मुंडेर पर खड़ा हुआ था तभी उसकी आँख में एक तिनका आकर गिरा और तिनका आकर गिरने से उसका जो ऐंठ थी, घमंड था, वो चूर चूर हो गया। वह तिलमिला उठा, बेचैन हो गया और लोग, जो आसपास के लोग थे, वो उसकी सहायता करने के लिए कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डालने लगे, जिससे कि उसकी आँख में पड़ा हुआ तिनका निकाला जा सके। तो अब इसमें इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ दो शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। यानी कि ऐंठ और समझ को किस तरीके से लिया गया है, जैसे कि कोई सजीव प्राणी हो, यानी जीवित पर्सन हो, किसी पर्सन के रूप में लिया गया है ना कि ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब क्या ऐंठ के पैर होते हैं जो वो भाग सकती है दबे पाँव, लेकिन उसको किस रूप में लिया गया, सजीव प्राणी के रूप में लिया गया। इसीलिए कहा गया है कि ऐंठ चुपचाप वहाँ से भाग निकली। जैसे होता है कि जब कभी कोई देखता है कि कोई और दूसरा बड़ा जना आ गया है तो चुपचाप कोई आदमी निकल कर भाग लेता है, इसी तरीके से यहाँ पर ऐंठ को कहा गया है। दूसरा, तब समझने यों मुझे ताने दिए। अब यहाँ पर समझ का प्रयोग भी किस तरीके से हो रहा है, एक प्राणी के रूप में हो रहा है कि समझने मुझे ताने दिए। ताने दिए तो ताने भी कौन दे सकता है, कोई सजीव प्राणी ही एक दूसरे को दे सकते ना। ताने देना क्या होता है, ताने देना मतलब जैसे कि व्यंग कसना, किसी पर छीटाकशी करना, किसी के अहंकार पर वो घमंड कर रहा था तो उसको व्यंग कसना कि अब उसने उसको ताने दिए। तो यहाँ पर समझ का भी प्रयोग किस रूप में हुआ है, सजीव प्राणी के रूप में। तो कल्पना कीजिए, यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। यानी कि अगर समझ और ऐंठ जो हैं दोनों ही किसी नाटक के दो पात्र के रूप में होते, सजीव प्राणी के रूप में, तो उनका अभिनय कैसा होता। तो ऐसा एक कल्पना करके आपको एक तरीके की स्टोरी सी बनानी है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। जैसे कि ऐंठ और समझ में समझ कहने लगी कि ऐंठ समझ जो है वो बुद्धि, वो ऐंठ से कह रही है कि इतना ऐंठती क्यों है। तो ऐंठ क्या कह रही है, समझ यह तेरी समझ के बाहर की बात है। समझ क्या कहती है, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे समझ में नहीं आती। तो देखिए ऐंठ क्या कहती है, समझ तेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। यानी कि ऐंठ कहती है यदि कोई मनुष्य ऊंचा स्थान रखता हो, धनवान है, अधिक पैसे वाला है, खूबसूरत है या बहुत अधिक ज्ञानी है, कुछ भी है, तो मतलब उसे अपने ऊपर घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा ऊंचा हूँ और सारे लोग तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये क्या होती है, ऐंठ होती है। तो उसे अपने ऊपर घमंड आ जाता है। तो समझ क्या कहती है, नहीं ऐंठ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अब समझ जो है, बुद्धि जो है, वो ऐंठ को समझा रही है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब तो क्षणभंगुर यानी कि थोड़ी सी देर के लिए होता है और कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। तो समझ बुद्धि क्या कह रही है उससे, ऐंठ से, कि मनुष्य के विनम्र स्वभाव यानी कि दूसरों के लिए परोपकार की भावना होना, विनम्रता, व्यवहार में विनम्रता है, यानी कि आप दूसरों से विनम्र होकर बात करते हैं, तो और हंसमुख स्वभाव है आपका, तो यह सब क्या है, यह कभी भी नष्ट नहीं होता है। इतने में ऐंठ की आँख में
एक तिनका उड़कर पड़ गया। तभी ऐंठ ऐंठ मान लिया एक पर्सन है तो उसकी आंख में इतनी बात होने पर ही क्या हुआ, एक तिनका आकर पड़ गया। अब समझ कहने लगी ऐंठ इतना तिलमिला क्यों रही है। भाई जब ऐंठ की आंख में तिनका पड़ गया तो वो तिलमिलाने लगी। ऐंठ कहती है न जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। ऐंठ कह रही है। समझ क्या कहती है अब तुम्हारे घमंड कहाँ गया, एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी। अब उसको समझा रही है समझ, अब तुम अभी घमंड कर रही थी कि धनवान हो और सुंदर हो तो उसके ऊपर घमंड आ जाता है, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड, अब तो छोटे से तिनके से तुम तिलमिला उठी। तो ऐंठ कहती है मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करूँगी। उसकी समझ में आ गया कि ऐंठ की समझ में कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा ऐंठ और समझ को एक सजीव प्राणी के रूप में लेकर किस तरीके से स्टोरी बनाई जा सकती है। आप भी इसी तरीके से स्टोरी बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इसके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। ये वाला आपको कॉपी पर नहीं करना है। ओके, उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया तिनका तिनके के पास। यानी कि जब कभी बबूला प्रेम का उठा, यानी कि प्रेम का एक समुंदर हृदय में उठा तो तिनका उड़ा आकाश, तो तिनका उड़कर आकाश में चला गया। यहाँ कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम का बबूला उठ रहा है, प्रेम का गुबार उठा हुआ है, वह व्यक्ति प्रेम में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात आकाश में उड़ने लगता है। अब यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में लीन है तो क्या होता है कि वह आकाश में उड़ने लगता है, यानी कि अपने आप को सब कुछ भगवान के अंदर समा देता है। तिनका तिनका हो गया, यानी कि वह पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है। और उससे यहाँ पर तिनके शब्द के अर्थ अलग अलग हैं कि तिनका तिनका हो गया यानी अपने आप को उसने पूरा सराबोर कर दिया भगवान के प्रेम में। और तिनका तिनके के पास, तिनका तिनका होकर वह उसमें परमात्मा में क्या हो जाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये वाला आपको कॉपी पर नहीं करना है। ओके, अब आगे चलते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में क्या दिया हुआ है कि किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप का शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हुआ है, ढंग के लिए हुआ है। ढप से जैसे कई वाक्यांशों में आप परिचित होंगे, जैसे इस तरीके के बहुत से शब्द होते हैं ना, जैसे इसमें ढप से कहा, ऐसे ही होता है कि धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। ध्वनि इनकी समान है कि ढप से, धम से, छप से, टप से, ये क्या है, ध्वनियाँ समान है परंतु इनके अर्थ में अंतर है। तो इनको शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों को खाली स्थान में भरना है, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स हैं ये। इस तरीके की ध्वनियाँ दी हुई हैं, धम से, छप से, थर से, फुर से, सन से, टप से। अब आपको सेंटेंस में ये ढूंढना है कि किस सेंटेंस में कौन सा शब्द आ सकता है। ओके, जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स है कि मेंढक पानी में कूद गया। अब मेंढक पानी में कूद गया तो क्या कहा जाता है, मेंढक पानी में कैसे कूद गया। दूसरा है नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद चू गई। नल बंद होने के बाद भी क्या हुआ, पानी की एक बूंद चू गई यानी गिर गई। तो किस तरह से गिरी, इसका आपको लिखना है। शोर होते ही चिड़िया उड़ी। शोर होते ही चिड़िया किस तरीके से उड़ी, ठंडी हवा ब्लैंक गुजरी, मैं ठंड से कांप गया। अब इनके उत्तर देखते हैं। पहला, जैसे मेंढक पानी में छप से कूद गया। कहते हैं ना कहीं पानी में, तालाब में कोई कूदा तो कैसी आवाज़ होती है, छप से बोला जाता है कि छप से कूद गया।
दूसरा, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद कैसे गिरी? पानी की एक बूंद टप से छू गई। पानी को कहते हैं ना कि टप टप आ रहा है पानी, टप टप की आवाज़ हो रही है पानी की। हालांकि आवाज़ नहीं होती, पर उसको बोला जाता है ऐसा ही कि टप की आवाज़। और जब कोई पानी में कूदता है तो क्या कहते हैं? छप से कूद गया। शोर होते ही चिड़िया उड़ी। चिड़िया किस तरीके से उड़ जाती है? क्या कहा जाता है? फुर्र से उड़ गई, फुर्र से उड़ी। ठंडी हवा गुजरी, ठंडी हवा सन से गुजरी। कहते हैं ना सनसनाती हुई हवा चल रही है, तो हवा की आवाज़ के लिए क्या कहा जाता है? सनसनाना, सन। तो ठंडी हवा सन से गुजरी और मैं ठंड में कांप गया। कभी कभी जाड़े में जब आप कांपने लगते हैं तो क्या कहते हैं हम? कैसे कांप रहे हैं? थर 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 कांप रहे हैं, थर थर आ रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मैं ठंड में थर से कांप गया। ये कुछ क्या है? ध्वनियाँ हैं जो कि वाक्यांशों में प्रयोग की जाती हैं। तो इनका आपको लिखना है और आपको इन सभी ध्वनियों का एक एक सेंटेंस अपनी ओर से और बनाकर लिखना है। समझ गए? एक एक सेंटेंस अपनी ओर से भी और बनाकर लिखेंगे इन्हीं ध्वनियों से रिलेट करते हुए।